हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं दोस्तों क्लास 9th ऐसे 1 एग्जामिनेशन यानी कि दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा 2025, जिसमें दोस्तों हम सब्जेक्ट लेकर आ गए हैं साइंस का। एमसीक्यू और सब्जेक्टिव दोनों को देखेंगे दोस्तों, ठीक है। टोटल क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो इसका एग्जाम दोस्तों आप लोग का सितंबर मंथ में होने वाला है, तो बहुत नजदीक आप लोग का एग्जाम है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा। एंड दोस्तों चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों, क्लास 9th ऐसे 1 एग्जामिनेशन साइंस का है, जिसमें हम लोग एमसीक्यू सब्जेक्टिव दोनों करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है ना, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, ठीक है दोस्तों। तो ए में है गंध, बी में है ठंडा, सी में है प्रेम और डी में है ठंडा पे, ठीक है दोस्तों। गंध देख लीजिए, गंध जो है दोस्तों एक पदार्थ नहीं है। पदार्थ मतलब क्या, जिसका द्रव्यमान हो, है ना, जिसका आयतन हो, उसे दोस्तों पदार्थ करते हैं, ठीक है। ठंडा देख लीजिए, ये भी गलती हो गया दोस्तों। प्रेम भी गलती हो गया, है ना। देखिए ठंडा पे जो है पीने वाला है, जो इसका आयतन है, द्रव्यमान है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसे बदलेंगे, 20 डिग्री सेल्सियस दिया है, ठीक है। तो केल्विन में बदलने के लिए दोस्तों इसमें सफा है दोस्तों, आप लोग को जो है 273 जो है जोड़ देना है दोस्तों, और जिसको ब्रैकेट बंद करके केल्विन लगा देना है, ठीक है। और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 273 और 20 को जोड़िएगा तो हो जाएगा दोस्तों 293 केल्विन, ठीक है दोस्तों। अगर आपको सेल्सियस से केल्विन में बदलना हो तो 273 जोड़िएगा, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में बदलना हो तो 273 घटाइएगा, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 293 केल्विन आ गया, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, है ना। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए क्या है। निम्नलिखित में कौन तत्व है, ठीक है। ए में है हवा, बी में है ऑक्सीजन, सी में है पानी और डी में है लवण, ठीक है दोस्तों। तो देखिए तत्व जो है दोस्तों इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। और इसका परमाणु जो है दोस्तों, परमाणु संख्या 8 होता है, ठीक है, पता होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लीजिए क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 है कि ओडोमीटर मापता है, क्या मापता है दोस्तों, चाल मापता है, दूरी मापता है, या फिर दोस्तों समय, या फिर औसत चाल। तो देखिए दोस्तों, अगर ओडोमीटर कहेगा, ये सवाल जो है बहुत फेमस है और पूछा भी है बहुत बार दोस्तों वार्षिक एग्जाम में, मेन एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए ओडोमीटर जो है दोस्तों दूरी को मापता है ना। क्या किसे मापता है दोस्तों, दूरी को मापता है। अगर यहाँ दे देता स्पीडोमीटर, क्या दोस्तों स्पीडोमीटर देता तो चाल मापता है। ये तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है, ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है ये पूछ रहा है। देख लीजिए, ए में है द्रव्यमान, बी में है आयतन, सी में है ताप और डी में है विस्थापन, ठीक है दोस्तों। तो देखिए सदिश राशि है ना, तो इसमें जो है आपका विस्थापन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूटन किसका मात्रक है, ठीक है दोस्तों। न्यूटन जो है किसका मात्रक है, बल का है, कार्य का है, त्वरण का है कि वेग का है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए न्यूटन जो है वो दोस्तों बल का है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। 7 नंबर में है पादप और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर है। ए में है पोषण संबंधी, बी में गति संबंधी, सी में वृद्धि संबंधी और डी में श्वसन संबंधी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, पोषण संबंधी दोस्तों, ठीक है। दोनों में अलग अलग विधि द्वारा जो है पोषण होता है, ठीक है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि सबसे लंबी कोशिका कौन है, ठीक है दोस्तों। सबसे लंबी कोशिका जो है, ए में तंत्रिका दिया है, बी में लाल रक्त कोशिका दिया है, सी में श्वेत रक्त कोशिका दिया है और डी में सभी दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा तंत्रिका कोशिका दोस्तों। सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या है। कॉर्क कोशिकाओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, सुबेरिन पाया जाता है, या फिर लिग्निन पाया जाता है। तो दोस्तों सुबेरिन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि दोस्तों आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, क्या देख लीजिए। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ठीक है दोस्तों। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आंसर को देख लीजिए। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, है ना दोस्तों। शुद्ध पदार्थ से क्या समझते हैं, इसी को आप लोग लिख लेंगे। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है, ठीक है।
आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उदाहरण के साथ समांगी और विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। ठीक है दोस्तों, विभेद करना है। तो सबसे पहले देख लीजिए समांगी मिश्रण। क्या दोस्तों, समांगी मिश्रण को देख लीजिए। समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण को कहते हैं जिसकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है, जिसके उदाहरण है जल में नमक, जल में चीनी, ठीक है, जल में कॉपर सल्फेट, अल्कोहल में देख लीजिए क्या है दोस्तों, आयोडीन, है ना। हवा ऐसे मिश्रण है जिनकी बनावट पूरे मिश्रण में एक समान होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके विपरीत विषमांगी मिश्रण को देख लीजिए। इसके विपरीत विषमांगी मिश्रणों की संरचना या बनावट पूरे मिश्रण में एक समान नहीं होती। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन का मिश्रण, है ना, नमक और सल्फर एवं जल और तेल में विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस तरह से आपको विभेद कर दे रहा है ना। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि कोशिका की खोज किसने और कैसे की। ठीक है दोस्तों, तो आंसर को देख लीजिए। सन 1665 में अंग्रेज वनस्पति शास्त्री रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की। उन्होंने कॉर्क की पतली काट में, है ना, कोशिकाओं का अवलोकन करने के लिए स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए क्या है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो आंसर को देख लीजिए दोस्तों, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं क्योंकि यह कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। इसका अर्थ है कि यह कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। ठीक है, यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लीजिए क्या है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। तो दोस्तों इसको जो है हम आपको एमसीक्यू में बताए थे, ये आपका सब्जेक्ट में भी रह सकता है। देख लीजिए, एक गाड़ी का ओडोमीटर जो है उसके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है दोस्तों, दूरी को मापता है ना। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लीजिए क्या है, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, क्यों दोस्तों। तो इसका आंसर को देख लीजिए, किसी पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है क्योंकि शाखाएं गति में आती है, जबकि स्थिरता के जड़त्व के कारण पत्तियां विरामावस्था में रहती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 नंबर, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषता होती है। देख लीजिए पहला क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी हो गया। और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हो गया तीसरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, यही पदार्थ के कणों की विशेषता है, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना। आगे देखते हैं, आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। देखिए दोस्तों, जब भी हम आपको बताएं अगर केल्विन से अगर सेल्सियस में बदलना हो तो घटाना है दोस्तों। कितना घटाना है, 273 को घटाना है। जैसे कि 300 केल्विन दिया है, क्या दोस्तों, 300 केल्विन दिया है तो 273 इसमें माइनस कर दीजिएगा, है ना, केल्विन नहीं लगाइएगा दोस्तों, इसमें 273 माइनस करके और डिग्री सेल्सियस लगा दीजिएगा, और घटाने पर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम बनाए हैं दोस्तों, देख सकते हैं जैसे 300 केल्विन था ना, तो 300 माइनस 273 किए और डिग्री सेल्सियस को बाहर लिख दिए दोस्तों। ठीक है, और जो आपका आंसर है 27 डिग्री सेल्सियस, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। और इसको भी देख लीजिए, बी नंबर में 573 केल्विन है और 573 में से 273 घटा दिए, 300 डिग्री सेल्सियस आया दोस्तों। तो कुछ इस तरह से आपको बनाना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर इसके जगह पर सेल्सियस के जगह पर दोस्तों अगर केल्विन होता, यानी कि दोस्तों बदलना, मैंने केल्विन में बदलना होता सेल्सियस से। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों आपको बदलना हो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लेते, कैसे बदलेंगे दोस्तों। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होगा तो प्लस 273 करिएगा दोस्तों, है ना, और इस ब्रैकेट बन करके आप यहाँ पर केल्विन लगा दीजिएगा और देख लीजिए कितना आ जाएगा 373 केल्विन, तो यही हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप लोग बना लेंगे, है ना। दोनों तरीके के सवाल आपको बता दिए हैं दोस्तों, कोई भी आ सकता है दोनों में से, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो उत्तर देख लीजिए, कोशिकीय चयापचय में, है ना, चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित करते हैं, इसलिए इन्हें कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
और 19 नंबर में देख लीजिए क्या है, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों, है ना दोस्तों। देख लीजिए उत्तर, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है या फिर दोस्तों ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए यह एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चाल एवं वेग में अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, चाल एवं वेग में जो है अंतर बताना है। देख लीजिए चाल में दोस्तों, है ना, वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, है ना। अब देख लीजिए इसमें लिखिएगा दिए गए समय में वस्तु के विस्थापन दर को वेग कहते हैं, या फिर डायरेक्ट कर दीजिएगा विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, शॉर्टकट परिभाषा। अब चाल बराबर जो है तय की गई दूरी बटा में समय होता है और वेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए चाल की राशि अदिश होती है। क्या दोस्तों, चाल की राशि अदिश होती है, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी, अर्थात इसका केवल परिमाण होता है। ठीक है दोस्तों, और देख लीजिए सदिश और अदिश क्या है पूछ सकेगा, तो जिसका परिणाम केवल होगा ना वो दोस्तों अदिश राशि कहलाएगा, और जिसका परिणाम और दिशा दोनों होगा वो सदिश राशि कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब इसमें देख लीजिए वेग की राशि सदिश होती है, अर्थात इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है दोस्तों, परिमाण और दिशा दोनों होता है। ठीक है, ये हो गया। और आगे देख लीजिए दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन कि एक बस की गति 5 सेकेंड में 80 किलोमीटर पर आवर से घटकर 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो बस का त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो है आपका समय कितना दिया है, टी कितना दिया है दोस्तों, तो टी जो है आपका 5 सेकेंड है दोस्तों। कितना है, 5 सेकेंड। पहले आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 5 सेकेंड हो गया ये आपका। अब देखिए 80 किलोमीटर पर घंटा ये आपका प्रारंभिक वेग है। प्रारंभिक वेग यानी कि यू दोस्तों, है ना, यू बराबर कितना है दोस्तों आपका, यू बराबर 80 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है दोस्तों, इसको जो है आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, है ना। तो देखिए कैसे बदलेंगे दोस्तों, इसको जो है आपको बदलने के लिए क्या करना होगा, 80 गुने दोस्तों आपको करना होगा 1000 से, और दोस्तों भागा देना होगा आपको 3600 से। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए 2 जीरो से कट गया यह, है ना। अभी देख लीजिए 2 पचे 10 और 18 गुना 36 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 8 पचे 40 यानी 400 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड दोस्तों। 400 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड आएगा दोस्तों आपका प्रारंभिक वेग। अब देखिए भी आपको दोस्तों अंतिम वेग कितना दिया, अंतिम वेग देख लीजिए कितना है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको भी बदलिए, कैसे बदलीजिएगा, 60 गुने 1000 बटा में दोस्तों 3600। क्या दोस्तों, 3600, और 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, अब देख लीजिए 2 पचे 10 यहाँ भी हो जाएगा, और 2 18 2 36 होगा, यानी कि दोस्तों 60 पचे कितना हो जाएगा 300, और दोस्तों नीचे हो जाएगा कितना, नीचे आपका हो जाएगा 18। एक है दोस्तों 400 बटा 18 और एक है 300 बटा 18। ठीक है दोस्तों, अब इसको देखते हैं। अब आपको क्या पूछा है, त्वरण ज्ञात कीजिए। आपका तो आ गया ना, u बराबर कितना है दोस्तों, u बराबर है आपका 400 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड, 18 दोस्तों। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड, और v बराबर आपका आया दोस्तों कितना, 300 बटा 18 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, इतना आया। अब आपको त्वरण ज्ञात करना है, यानी कि a ज्ञात करना है। तो a बराबर होता है, क्या होता है a बराबर दोस्तों, a बराबर होता है v माइनस यू। क्या दोस्तों, v माइनस यू बाई टी। अब v की जगह पर लगा लीजिए कितना भी है, v दोस्तों आपका 300 बटा 18 है, 300 बटा 18 है तो 18 लिख लीजिए, और माइनस के दोस्तों 400 बटा 18 कर लीजिए, और बटा में 5 दोस्तों, है ना, टी आपका 5 है तो 5 लिख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए 18 18 कैल्शियम कितना होता है, 18 दोस्तों, 18 लिख लीजिए। ठीक है, और 300 में से ऊपर अगर घटाइएगा 300 400 तो घटाइएगा तो कितना आएगा, -100 दोस्तों। ठीक है, -100 आएगा, और बटा में 5 है तो कुछ नहीं, मतलब एक है नीचे, इसको पलट दीजिए यानी 1/5 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और काट दीजिए कितना जाएगा, 20 पे 100, यानी कि दोस्तों -20 बटा 18 आएगा। और इसको अगर 10 मोल में कीजिएगा तो दोस्तों -1 पॉइंट कितना आएगा, -1.11 मीटर प्रति सेकेंड, -1.11 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा आपका आंसर दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार देख लीजिए इसको कैसे बनाया हुआ है। पहले हम क्या बदलें, इसको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलें, है ना, फिर इसको भी को भी यानी कि अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग यानी कि दोस्तों आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा, तब जाके आपको सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ चीजें से आप लोग बना लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। आगे देख लीजिए क्या अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है।
कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है दोस्तों, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर पूछ रहा है। तो एक तरफ पादप कोशिका लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ दोस्तों जंतु कोशिका लिख लीजिएगा, और कुछ इस तरह से आप लोग लाइन पूर दीजिएगा दोस्तों, कुछ इस तरह से आप लोग को लाइन पूर लेना है। ठीक है, चलिए देख लीजिए पादप कोशिका में क्या है दोस्तों, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका में, है ना। इसमें दूसरा नंबर में लिखिएगा हरित लवक पाए जाते हैं और हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। इसमें लिखिएगा सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं और सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। मतलब जो भिन्न है उसको आप लोगों को लिखना है। रिक्तिकाएं बड़ी तथा संख्या में कम होती है और रिक्तिकाएं छोटी तथा संख्या में अधिक होती है। और पांचवा पॉइंट लास्ट पॉइंट दोस्तों, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है, अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में, है ना। और एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, क्या है कि ठोस द्रव और गैस में अंतर, है ना दोस्तों, ठोस द्रव गैस में अंतर भी पूछ सकता है। देख लीजिए ठोस अवस्था में इनका आकार निश्चित होता है और इनका आकार निश्चित होता है, ठीक है, अनिश्चित होता है दोस्तों, ठीक है, और इनका आकार निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब देख लीजिए दूसरा पॉइंट क्या है, इनका आयतन निश्चित होता है, द्रव के भी जो है आयतन निश्चित होता है और इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अगला पॉइंट देख लीजिए, इनका घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व ठोस से कम होता है, इनका घनत्व बहुत ही कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लीजिए, इनमें जो है ना बहने का गुण नहीं होता है, यह बहते हैं, यह भी बहती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लीजिए, ठोस गर्म करने पर फैलते हैं, यह गर्म करने पर ठोस से अधिक फैलते हैं, यह गर्म करने पर बहुत अधिक फैलती है। ठीक है दोस्तों, और आगे देख लीजिए, इनका तल समतल होना आवश्यक नहीं है, स्थिर द्रव का तल सदैव समतल होता है, इसका कोई भी तल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ रहे हैं तो ये आपका जो है ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैस अवस्था है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला है, इन्हें बहुत ही कम दबाया जा सकता है, इन्हें ठोस से अधिक दबाया जा सकता है, गैस को अधिक दबाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इनका निश्चित गलनांक होता है, इन द्रव का निश्चित क्वथनांक होता है, इनका निश्चित क्रांतिक मान होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देख लीजिए, अणुओं के बीच रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है, ठोस से अधिक रिक्त स्थान होता है, इनमें अधिकांश रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ठोस का उदाहरण देख लीजिए, बर्फ हो गया, मोम हो गया, गंधक लोहा। ठीक है, और द्रव का उदाहरण देख लीजिए, जल, दूध, तेल, शहद, है ना दोस्तों। और गैस का उदाहरण देख लीजिए तो वायु हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका ठोस द्रव गैस में अंतर। इसको आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए दोस्तों, इसको हम छोटा कर दिए हैं ना, इस तरह से आप लोग देख लेंगे इसको। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आने वाला है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। बाकी दोस्तों यही था आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन बताया है इससे अलग एक भी नहीं आएगा, अगर आएगा भी दोस्तों तो एक और वीडियो लाएंगे, उसमें पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों, है ना, और वीडियो को हाइप भी कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।